अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज से वीडियोस के एक नया सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूं लॉ स्टोरी के नाम से। ये लॉ स्टोरी की पहली वीडियो है। वीडियो के इस सिलसिले में मैं डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उन जजमेंट्स को जिनमें प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं और वो प्रिंसिपल काम आ रहे हैं। अभी जो लिटिगेशन चल रही है सिविल साइड पे है या क्रिमिनल साइड पे है, कोर्ट्स जो हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं केस डिसाइड करने के हवाले से। आज की वीडियो का मौजू है स्टेट वर्सेस ज़ुबैर केस। स्टेट वर्सेस ज़ुबैर केस भी बड़ी अहमियत का हामिल है हमारी लीगल हिस्ट्री में, और ये केस अक्सर औकात इस हवाले से सवाल आता है जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सिविल जजेस के एग्ज़ाम हो रहे हों या एडिशनल सेशन जजेस के या प्रोसिक्यूटर्स के जो एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, उनमें भी सवाल आता है कि ज़ुबैर केस क्या है, इस केस में क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और किस हवाले से। आज की वीडियो का मौजू है ज़ुबैर केस। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, स्टेट वर्सेस ज़ुबैर केस। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक कत्ल हुआ और एक बंदा ज़ख्मी हुआ। पेशावर में एफआईआर कटी सेक्शन 302, 307, 148 और 149 पीपीसी के तहत। उस केस के जो मुल्ज़मान थे वो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए और उन मुल्ज़मान ने ट्रायल शुरू होने से पहले ज़मानत लगाई। ट्रायल कोर्ट में ज़मानत उनकी खारिज हो गई। फिर इन मुल्ज़मान ने हाई कोर्ट में ज़मानत लगाई, बेल पिटीशन दायर की। वहाँ पे हाई कोर्ट ने एक मुल्ज़म जिसका नाम राज मोहम्मद था उसको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे दी और बाकी जो मुल्ज़मान थे उनकी हद तक ज़मानत खारिज कर दी। थोड़े टाइम बाद इन्हीं मुल्ज़मान ने दोबारा ज़मानत लगा ली, महीना डेढ़ गुजार के, और ये ज़मानत जब लगी इसकी फ़ाइल गई उस जज साहब के पास जिन्होंने पहले एक मुल्ज़म को ज़मानत दी थी और बाकियों की हद तक खारिज कर दी थी ज़मानतें। तो उन जज साहब ने केस वापस कर लिया इस बेस पे कि जी मैं इसको नहीं सुन सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ। इस वजह से फिर ये केस किसी और जज साहब के पास फिक्स हुआ हाई कोर्ट में, और उन्होंने फिर ज़मानत दे दी बाकी मुल्ज़मान को 27/7/1985 को एक ऑर्डर पास करके ज़मानत का। इस ऑर्डर को चैलेंज किया सरकार ने, स्टेट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील के थ्रू। अगरचे ये अपील 66 दिन टाइम बार्ड थी, लेकिन बड़ी अहमियत का हामिल ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया क्वेश्चन था कि क्या एक जज ज़मानत सुन ले अगर किसी केस में एक मुल्ज़म की, तो बाकियों की ज़मानत वो नहीं सुनेगा, या क्या उस एफआईआर में बाकी ज़मानतें जो लगेंगी वो नहीं सुनेगा। इस मसले को हल करना था, इस इशू को हल करना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसलिए वो टाइम बार्ड जो था 66 दिन का उसको कंडोन कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को सुना और इस केस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किए। 3 बेसिक प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए इस केस में। पहला प्रिंसिपल वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तय किया या ये करार दिया या ये डिक्लेयर किया कि ज़मानत के मामलात में अगर किसी एफआईआर में एक जज ने एक मुल्ज़म की ज़मानत सुन ली है तो बाकी बाद में दायर होने वाली ज़मानतें भी वही जज साहब सुनेंगे। किसी नए जज साहब के पास वो ज़मानतें नहीं जाएंगी। अगर एक ज़मानत दायर हुई बाद में उसी मुल्ज़म की दूसरी दायर हुई तब भी वही जज साहब सुनेंगे जिन्होंने पहली मरतबा ज़मानत सुनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हवाले भी दिए इस प्रिंसिपल को लेट डाउन करते हुए। अगर वो जज साहब उस बेंच में मौजूद नहीं हैं, वो कहीं और पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी और बेंच में दूर हैं, तो फिर इस सूरत में चीफ जस्टिस किसी भी दूसरे जज साहब के पास केस फिक्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर जज साहब वहीं मौजूद हैं उस बेंच में, तो फिर वही जज साहब जो हैं वो उस केस को सुनेंगे, उसमें आने वाली सारी ज़मानतों को सुनेंगे। पहला प्रिंसिपल ये था। दूसरा प्रिंसिपल ये लेट डाउन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया कि जब भी कोई ज़मानत दायर होगी उस पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर नोट दिया जाएगा वकील की तरफ से जो ज़मानत दायर कर रहा है कि क्या इससे पहले भी कोई ज़मानत दायर हुई है, अगर हुई है तो उसकी क्या फेट बनी,
اس کا کیا نتیجہ بنا، کیا وہ خارج ہوئی، کیا وہ منظور ہوئی کسی اور ملزم کی اور کی اسٹیٹ کو ہوئی، یہ تفصیلات دینی چاہیے بیل پٹیشن کے ساتھ۔ اگر یہ سیکنڈ بیل پٹیشن ہے تو پھر اس میں لکھا جانا چاہیے کہ اس سے پہلے والی بیل پٹیشن میں کیا ہوا تھا، اور اگر یہ فرسٹ بیل پٹیشن ہے تو اس میں لکھا جانا چاہیے کہ اس سے پہلے کوئی بیل پٹیشن نہیں دائر کی گئی۔ یہ تفصیل اگر کوئی وکیل صاحب نہیں لکھیں گے تو اس کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لیا جائے گا اور ان کی سرزنش بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ بیل سرٹیفکیٹ یعنی سرٹیفکیٹ دیں، نوٹ دینا پڑے گا تاکہ کوئی کنسیلمنٹ نہ ہو سکے، جس طرح اس کیس میں ہوئی کہ نوٹ نہیں دیا گیا تھا لیکن بتا تو دیا، تب بھی جج صاحب نے اس کیس کو سنا نہیں۔ پہلی چیز یہی کہ وہ ہی جج صاحب سنیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وکیل کو نوٹ دینا پڑے گا۔ تیسرا جو پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں وہ یہ تھا کہ سیکنڈ بیل پٹیشن سیم گراؤنڈز پہ نہیں لگائی جا سکتی جن کی بیس پہ پہلے کوئی بیل پٹیشن لگی ہوئی ہو آلریڈی اور ڈیسائیڈ ہو چکی ہو۔ سیکنڈ بیل پٹیشن فریش گراؤنڈ پہ لگائی جا سکتی ہے۔ کوئی نیا گراؤنڈ اگر ایکیوز کو ملا ہے بیل لگانے کے لیے تو اس بیس پہ نئی بیل پٹیشن لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ملزم نے پہلے اس کو ایک گراؤنڈ حاصل تھی، پہلے والی بیل پٹیشن میں اس کو مینشن نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، پریس نہیں کیا، تو بعد میں وہ ایک اور بیل پٹیشن لگا لیتے ہیں اور اس میں وہ اس گراؤنڈ کو لے لیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہ کہا گیا کہ پہلے سے یہ گراؤنڈ اویلیبل تھی، لہٰذا سیکنڈ بیل پٹیشن نہیں لگائی جا سکتی، یہ فریش گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ جو ججمنٹ تھی یہ رپورٹ ہوئی PLD 1986 سپریم کورٹ 173 اس کا پیج نمبر ہے اس رسالے میں، اور یہ پرنسپل جو لیٹ ڈاؤن کیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج تک فالو کیے جا رہے ہیں اسی طرح۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے زبیر کیس کو ڈسکس کیا اور زبیر کیس میں دیے گئے پرنسپلز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی۔ آخر میں پھر گزارش، اویئرنیس کے اس عمل میں آپ بھی میرا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس، اللہ حافظ۔